फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के 79वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि BIS देश में गुणवत्ता सुरक्षा और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने वाला एक अहम संगठन है। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में भी उत्पादों को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम हो रहा है। हल्द्वानी में 4 जनवरी को हुई मानपुर उत्तर हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। मुख्य आरोपी अमित बिष्ट और उसके बेटे जय बिष्ट को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि प्रयुक्त हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार हत्या का कारण पुराना आपसी विवाद है। हल्द्वानी में एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही एक मासूम की जान पर भारी पड़ गई। मुखानी रोड पर सड़क में बने गहरे गड्ढे के कारण 13 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में न सिर्फ एक परिवार के उजाड़ दिया बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत टीम मौके पर पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि जिस जगह हादसा हुआ वहां सड़क निर्माण का कार्य लंबे समय से चल रहा था, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई भी ठोस इंतजाम नहीं किए गए। सड़क निर्माण कर रही एजेंसी UUSDA के अधिकारी मौके पर कमिश्नर के सवालों को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। न तो निर्माण स्थल पर साइनिंग बोर्ड लगाए गए थे और न ही निर्माण कार्य की जानकारी देने वाले प्रगति बोर्ड मौजूद थे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट USDA का चल रहा है, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर एवं सीवेज इसके बड़े काम है। आगे जाके इसमें रोड इंप्रूवमेंट का भी है वैसे तो, और स्टॉर्म वाटर का भी है, लेकिन फिलहाल पेयजल का और सीवेज का काम है। तो इसमें इनकी समीक्षा तो ऑफिस में तो कई बार हुई है और निर्देश यही है कि जहां पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें, और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली। तत्काल उसको रिस्टोर होना चाहिए। कुमाऊं कमिश्नर ने स्थलीय निरीक्षण किया जहां बच्चे की गड्ढे की वजह से सड़क में जिस तरीके से गड्ढा था वहां पर हादसे से मौत हो गई। उसके बाद कुमाऊं कमिश्नर ने स्थलीय निरीक्षण किया। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उर्मिला सनावर के खुलासे के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में भूचाल आ गया है। जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI से जांच करवाने की मांग को लेकर कोटद्वार में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। साथ ही इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी सरकार पर VIP को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक इस हत्याकांड की CBI से जांच नहीं हो जाती तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। रहे हैं कि 3 साल से हम लोग सड़कों पे हैं और उत्तराखंड की बेटी और हम सब की बेटी अंकिता भंडारी के लिए हम न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही है। वो कुंभकर्ण या नींद में सो रखी है और अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है।
हमारे जो उत्तराखंड की बेटियां हैं, चाहे आप ये बताइए, केस तो कागज की तरह साफ था एकदम। इसमें सब कुछ सबको पता था किस वीआईपी की वजह से ये दुष्कर्म हुआ था, किस वीआईपी को विशेष सर्विस देने के लिए ये काम किया गया था, सबको पता है। लेकिन फिर भी इन्होंने शुरू से ही केस को दबाने की कोशिश करी है। 2022 से ये केस चल रहा है, आप ये लगा लो। अगर 2022 से अब इतने साल हो गए, 26 आ गया, अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। अगर ये चाहते तो इसे शुरू में ही न्याय दे सकते थे, लेकिन इन्होंने सरासर उसे दबाने की कोशिश करी है। आप देखो ना, शुरू से पहले दिन से इन्होंने भी जानने का समय आ चुका है। और क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत हैं, आप इधर उधर की बातें न कर ये बता कारवा किसने लूटा है। और हम जानना चाहते हैं आज कि जब उर्मिला सनावर कह रही हैं और उसके साथ अन्य तथाकथित लोग सीधे सोशल मीडिया और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कहने पर विवश हो चुके हैं कि कहीं न कहीं इन देवताओं को ध्वस्त करने का काम जिसने भी किया है, उन्हें आज कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया जा रहा। उधर जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के विकास खंड कीर्तिनगर में के ऐतिहासिक गांव में जो है बता दें आपके कि मलेथा में वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी राजकीय औद्योगिक विकास मेले का रंगारंग आगाज हुआ। इस अवसर पर छेड़ाधार स्थित वीर माधो सिंह भंडारी के स्मारक स्थल पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी सहित ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। इसके पश्चात स्मारक स्थल से मेला परिसर तक मार्च पास्ट निकाला गया, जिसमें वीर माधो सिंह भंडारी की आकर्षक झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मेला स्थल पर मुख्य अतिथि के देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। आप सब लोग अनुराग की टीम को और मैंने इसको विगत कई सालों से इसको राजकीय मेला औद्योगिक कृषि विकास मेला इसको बनाया है। और पिछली बार मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लेके भी आया था और मुख्यमंत्री जी जिस स्तर पर हम खड़े हैं, इस स्तर के लिए मुख्यमंत्री जी ने 80 लाख रुपए दे दिए। इसका सौंदर्यीकरण हम करेंगे, नई घोषणा मैंने यहाँ पर कराई है। और निश्चित तौर पर एक गाँव के लोगों को लेकर एक माधो सिंह भंडारी जी की जो वीर गाथा को उसको याद करने का हमें समय मिलता है। और निश्चित तौर पर माधो सिंह भंडारी जो है हमारी नई पीढ़ी के लोगों के लिए उन्हें रोल मॉडल का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने जो है अपनी वीरता का जो परिचय दिया, और निश्चित तौर से आज आपने देखे आज पूरे गांव के लोग जो है वीर माधो सिंह भंडारी जी के जो यहाँ पर स्थल है उसमें उनको जब पूजा अर्चना करके आए। और मेरा नाम रश्मि रावत, मैं ग्राम प्रधान मलेथा। जैसे कि हमारा इस मेले का उद्घाटन है, तो इसमें माननीय विधायक जी भी आएंगे, समस्त ग्राम सभा के लोग, समस्त क्षेत्रवासी आएंगे। और ये हमारा उसके माधो सिंह भंडारी के लिए एक स्मृति है कि हम आपको अभी भूले नहीं हैं, और हमको गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी हम उसको उसी हर्ष उल्लास से मनाएंगे। इसकी मैं कामना करती हूँ कि सभी हम अच्छे से इस चीज को मनाएंगे। कि माधो सिंह भंडारी की जैसे तो कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने बेटे की बलि देना, और वो भी इतने बड़े बेटे की बलि देना जिसको उन्होंने छोटे से बड़े होते हुए देखा होगा। आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पर पहली बार हम मलेथा गांव में यहाँ पर पूरी हमारी पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान की टीम अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आई है। माननीय विधायक जी के आग्रह पर हम यहाँ पर आए हैं, और एक बहुत ही भव्य यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है उसके अनुसार यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह पीढ़ी अभी देखा हमने, कुछ बच्चे यहाँ पर जो है झांकियों का प्रदर्शन कर रहे थे। मलेथा गांव में पूरे झांकियों का प्रदर्शन चल रहा था, वो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि इस तरीके का प्रदर्शन हर जगह पे, इस तरीके के जो वीर माधो सिंह भंडारी जिनकी गाथा सुनाई जाती है, ताकि सभी लोगों को आगे पता रहे कि इस तरीके का जो है वीर बड़ हमारे इतिहास में दर्ज हैं। और बस सभी से यही आग्रह करूंगा कि अपने संस्कृति, अपनी विरासत को बचा के रखिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हल्द्वानी में बीजेपी पार्षद द्वारा गोली मारकर की गई 23 वर्षीय युवक नितिन लोहनी की हत्या को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है। बता दें कि माहरा ने कहा कि गोली मारकर हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि बीजेपी शासन में पनप रही उस आपराधिक संरचना का भयावह उदाहरण है, जहां सत्ता का संरक्षण अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप है वह कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि बीजेपी का पार्षद और मंडल उपाध्यक्ष है, और यही सच्चाई इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहला मौका नहीं है जब इस आरोपी पर सवाल उठे। एक बार फिर एक घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला के रख दिया है। आज
एक भाजपा के उपमंडल अध्यक्ष ने, जिनका नाम अमित बिष्ट है उर्फ चिंटू ने, एक नितिन लोहनी नाम के एक 25 वर्षीय नौजवान को गोली मार दी। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सत्ता का संरक्षण का अभिशाप है। आपने देखा होगा 2 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत इसी चिंटू के लिए एसएसपी को धमकाते हुए देखे गए, उन्होंने धरना भी दिया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषी वीआईपी का नाम उजागर करने और सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर अल्मोड़ा में स्थानीय विधायक मनोज तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर विशाल जुलूस निकाला। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि जब तक प्रदेश सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती तब तक कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की महिला मोर्चा कांग्रेस का पुतला दहन कर रही है, यह अपने आप में हास्यास्पद है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारी बेटी के साथ जो अन्याय किया है, उसके न्याय के लिए, उसके परिवार के न्याय के लिए आज हम सब लोग यहां पर अपनी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए हमारी उस बेटी को। और आज निश्चित रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए और सीबीआई की जांच किसी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अधीन होनी चाहिए, तभी उस बेटी को न्याय मिलेगा और पर्दाफाश होगा। सरकार की सारी जो कमियां हैं कि उसने अंकिता भंडारी का जो केस हुआ है उसको जिस तरह से दबाने का काम किया है, तो उस सब को लेकर के जो लोगों में आक्रोश है उसको लेकर के रैली प्रारंभ की जा रही है और पूरे प्रदेश में हर जगह यह रैली हो रही है ताकि सरकार को बेनकाब किया जाए और सरकार फिर जो मांग है कि सीबीआई की इसमें जांच हो, जो वीआईपी है उसका नाम उजागर हो। जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जनपद में लंबित शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध और संतुष्टि के साथ निस्तारण किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि केवल फाइलों में निस्तारण दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित शिकायतकर्ता से फोन पर वार्ता कर उनकी संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। सीएम हेल्पलाइन में 1905 जो कॉल सेंटर का नंबर है उसके जरिए और पोर्टल के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला, अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं और अगर वहां से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पे तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब तक 216 कैंपों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिला है। साथ ही 18,360 शिकायतों में 13,068 का निस्तारण किया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि बीजेपी क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए।
सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ये थी बात क्लाइमेट चेंज की। अब बात हरी सब्जियों की, जिसे हर इंसान सेहतमंद रहने के लिए खाता है। लेकिन आजकल ये हरी सब्जियां जानलेवा बन रही हैं। कहीं आप भी इन्हें खाकर गलती तो नहीं कर रहे? आजकल के मौसम में बाजार में हरी सब्जियां आपको हर तरफ देखने को मिलेंगी और आप हरी सब्जियां ही खाना भी पसंद करते होंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये हरी सब्जियां आपके लिए न केवल खतरनाक ही साबित हो सकती हैं, बल्कि जिंदगी भी छीन सकती हैं। राजस्थान के एक गांव में 14 साल के बच्चे की मौत ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे ने रात के खाने में पत्ता गोभी खाई थी, जो जहरीली थी। डॉक्टरों ने बताया कि ये सब्जी कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल के कारण जहरीली हो गई थी। बच्चा खाना खाने के बाद कुछ ही घंटे में बेहोश हो गया और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा हैं, लेकिन इन पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों की, पेस्टिसाइड्स की वजह से ये जहरीली हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसानों द्वारा फसल को कीड़ों से बचाने के लिए जरूरत से ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सब्जियों को जहरीला बनाता है, साथ ही सेहत पर भी बुरा असर डालता है। पत्ता गोभी नहीं बल्कि भिंडी, बैंगन, टमाटर, पालक, मिर्ची ऐसी सभी सब्जियों में कीटनाशकों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है। इन पर ये रसायन चिपक जाते हैं, जो धुलने के बाद भी पूरी तरह से साफ नहीं होते। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इन रसायनों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और बाकी दूसरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए सलाह है, आप सब्जी बनाने से पहले उन्हें गर्म पानी में धो लें, वरना आपके लिए ये घातक साबित हो सकती हैं। और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर
जिस स्थान पर गया वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। तीर्थ पुरोहित और गंगा सभा की कुंभ मेला क्षेत्र के गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की मांग पर संतों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ संत इस मांग का समर्थन करते नजर आए तो कुछ संतों ने इसे मेला क्षेत्र को देखते हुए अव्यावहारिक बताया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि मेला क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किया जाना है अव्यावहारिक है, और वहीं कुछ संतों ने इस मांग को जायज ठहराते हुए कहा कि जब वेटिकन सिटी में कोई भी गैर ईसाई नहीं रह सकता तो फिर हरिद्वार देश की आध्यात्मिक राजधानी है, तो यहां भी इस तरह का प्रावधान किया जाना चाहिए। वैसे तो हमारा भारत वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करता है, पर जब भी धर्मी लोग अपवित्रता को फैलाते हैं तो ये मांग जायज हो जाती है। तो आज इसकी जरूरत है। तो वैसे सनातन धर्म तो समभाव का नाम है, हम किसी जाति और मजहब के विरोधी नहीं है, पर फिर भी क्योंकि जब जातिगत मजहबों से ऊपर उठकर सनातन धर्म काम करता है तो कहीं न कहीं सनातन धर्म पर ही बार बार कुठाराघात होता है। कभी थूक जिहाद होता है, कभी कोई जिहाद होता है। अनेक तरह से हमारी साधना को अपवित्र करते हैं कुछ लोग, पूरी जाति नहीं, कुछ लोग करते हैं। इसलिए उन जाति के मुखियाओं को भी चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों को अपने बीच से बाहर करें। किसने करी मांग? ये तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे हैं। अब तो वो तीर्थ पुरोहित वाले ही देंगे। तो क्या मानना क्या होना चाहिए, क्योंकि कुंभ मेला से तो कहीं ना कहीं संतों से रिलेटेड है। देखो, हरिद्वार नगर पालिका एक्ट में अंग्रेजों के टाइम से लिखा हुआ है कि हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी विधर्मी निवास नहीं करेगा। वर्तमान में परिस्थिति क्या है कानून रूप से मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि अभी नगर निगम बन गया है, तो नगर निगम में ज्वालापुर भी है, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं। तो इस मांग के ऊपर सरकार अगर विचार कर रही है, कुछ क्षेत्र अगर सीमित करती है तो स्वागत योग्य होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भक्ष्य पदार्थों का सेवन अगर घाटों पर होता है तो सरकार को उसको रोकना चाहिए। और ये जो गंगा सभा के द्वारा मांग की गई, इसका अध्ययन करके फिर उसके बाद साधु समाज इसको। देखिए, हरिद्वार एक कुंभ क्षेत्र है और हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। इसकी मांग हम सब लोगों ने प्रयागराज में भी की थी और 4 स्थानों पर कुंभ भरता है, उन स्थानों पर भी लगातार ये मांग होती रही है। हरिद्वार में भी शासन प्रशासन को जो कुंभ क्षेत्र है उस कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई ठेकेदारी या कोई अन्य कुंभ के काम उनको नहीं मिलने चाहिए। उधर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक की गई और बता दें कि यह बैठक केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई। तो वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश बाईपास, अल्मोड़ा दन्यापनार घाट मार्ग और जोलीकोट खैरना गैरसैंण कर्णप्रयाग मार्ग और अल्मोड़ा बागेश्वर कांडा उड़ियारी बैंड मार्ग के निर्माण से संबंधित प्रस्तावों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित राज्य के तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा दी जा सकती है, इसको लेकर राज्य सरकार के स्तर से लगातार मंथन जारी है, जिस पर कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि धामों में कैरिंग कैपेसिटी का आकलन होना बेहद जरूरी है। कैरिंग कैपेसिटी जरूर उसकी एक पूरी उसका डिटेल रूप में उसकी कहीं ना कहीं जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए पर्वतीय क्षेत्र है, आपको मालूम है कि आपदाग्रस्त भी रहता है। बहुत टाइम ऐसा हुआ है, पिछले साल भी जून में वहां पर बहुत बड़ी एक आपदा आई थी
12,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को वहां पे हम लोग ने रेस्क्यू किया था। तो हम कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें कि मैंने आपको बोला कि हमारी पहली प्राथमिकता जनहानि ना हो, हमारे वहाँ पे जो पशु हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर कोई विपदा ना आए, इंसानों के ऊपर कोई विपदा ना आए, ये प्राथमिकता है। और हर तीर्थ स्थल की कैरिंग कैपेसिटी की जांच होनी चाहिए और जो जितनी कैरिंग कैपेसिटी को प्रशासन भी सही तरीके से दर्शन कराने में सफल हो सके उतनी वहाँ पर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अबे घोचू जी के